नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे मेहमान हैं विनोद जी यादव, जिन्हें प्रेम से बब्बू यादव भी कहा जाता है। विनोद जी, आपका स्वागत है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर में। नमस्कार मुले जी। काफ़ी एनर्जी से भरे लग रहे हैं आप विनोद जी, और लगातार काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। जिस तरह से आपका वार्ड क्रमांक 27 में नाम लिया जा रहा है, संभावित कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आप अपने आप को पेश कर रहे हैं और कहने के पूरी तरह से दावा ठोक चुके हैं कि नहीं, इस वार्ड से इस बार मैं ही चुनाव लड़ूंगा। आखिर ये चुनाव लड़ने की सोच आपके भीतर कब डेवलप हुई? आपको कब ऐसा लगा कि नहीं, मुझे एक बार कॉरपोरेटर बनना है, लोगों के दिलों पर राज करना है? मुले जी, मैं बचपन से ही मुझे कुछ ना कुछ किसी की मदद करके, कुछ काम करके, किसी के लिए भी कुछ अच्छा करके बहुत खुशी होती थी। क्या बात है। मैंने बचपन से, मैंने स्कूल टाइम छात्र राजनीति से ही मैं कांग्रेस एनएसयूआई से जुड़ा जी। और एनएसयूआई से जुड़ के मैंने छात्र राजनीति में बहुत कई प्रकार के प्रदर्शनों में, आंदोलनों में हिस्सा लिया। छात्र राजनीति के बाद में फिर मैंने एनएसयूआई के इलेक्शन भी लड़वाए बहुत लोगों को। रेनेसा कॉलेज में भी हम लोगों ने इलेक्शन में भाग लिया, हम लोग जीते भी। हमने हमारे थे रेनेसा लॉ कॉलेज में हम लोगों ने 14 CR लड़ाए थे जी। और एबीवीपी जो विद्यार्थी परिषद जो थी, हमारे सामने एक भी CR भी नहीं खड़े कर पाई। हम लोग निर्विरोध जीते सभी पदों पे। जी, काफ़ी यशवान नज़र आते हैं मुझे लगता है। जिस तरह से आपने ये बात बताई कि 14 CR आपने पहली बार में छात्र राजनीति में सक्रिय होते से जिता दिए। किस तरह का आपका स्कूलिंग है? अगर मैंने नंदा नगर में मेरिट हायर सेकेंडरी स्कूल से नर्सरी से 12th तक की पढ़ाई की जी। उसके बाद मैं क्रिश्चियन एमिनेंट कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया जी। उसके बाद फिर रेनेसा लॉ कॉलेज से LLB जी की। उसके बाद फिर रेनेसा यूनिवर्सिटी से LLM किया जी। जिस तरह से देखा जाता है कि आपने यूथ कांग्रेस में भी काम किया और आप कांग्रेस की जो शहर इकाई है उसमें भी ब्लॉक अध्यक्ष बतौर काम कर रहे हैं, लगातार आपको पद मिले जा रहे हैं, आप उन पर उनके दायित्व का निर्वहन भी कर रहे हैं। अगर किस तरह के कार्य किए जाते हैं आपके द्वारा संगठन के लिए? जहाँ पार्टी जिस प्रकार का आदेश करती है, जिस प्रकार के प्रदर्शनों में पार्टी, जो भी हमारे शहर अध्यक्ष जी का और जो भी पार्टी का जो भी आदेश होता है जी, हम उस हर आंदोलन में भाग लेते हैं। हर प्रकार जो भी पार्टी का आदेश होता है उसको करते हैं। जिस तरह देखा जाता है कि आप इन दिनों वार्ड क्रमांक 27 में बेहद सक्रिय दिखाई देते हैं, किस तरह की एक्टिविटी रहती है आपकी? किस तरह सुबह की शुरुआत होती है? किन किन कामों को करना होता है? लोग आपके पास किस तरह की समस्याएं लेकर आते हैं? मतलब जी, मैं अगर जैसे अभी चुनाव आ रहे हैं तो अभी से हम लोग एक्टिव नहीं हुए कि चुनाव आ गए हैं, चुनाव लड़ना है और मैदान में उतर गए हैं। ये मेरी सोच नहीं है। अगर आपको चुनाव लड़ना तो पहले आप लोगों के बीच में जाओ, लोग आपको समझे कि आप चाहते क्या हो, बिल्कुल सही। आपकी मानसिकता क्या है, आप किस प्रकार के व्यक्ति हो, आपके मन में क्या भाव है, आप क्या करना चाहते हो। आज मैंने यहाँ पर देखा है कि लोगों ने राजनीति को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बना लिया। चुनाव लड़ना है, पैसा कमाना है, एक टारगेट लेके आते हैं इतना कमा, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं राजनीति में, मुझे एक ऐसा व्यक्ति, ऐसे काम, मेरी पहचान मेरे काम से हो। जब मैं ना रहूं तो मेरे बारे में बात हो कि वो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, उसने कुछ अच्छा काम किया है, किसी की मदद की है। जी, अभी वो कौन कौन से काम है जो आपने वार्ड में करवाए हैं? किस तरह के लोग समस्याएं लेकर आते हैं आपके पास और आपने उन्हें पूरा किया? मैं वार्ड से संबंधित किसी प्रकार की जन समस्या हो, किसी प्रकार की स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, ड्रेनेज की समस्या हो, पानी की समस्या हो, बुजुर्गों की पेंशन हो, मजदूर डायरी हो, जोन से संबंधित कुछ काम हो, किसी भी प्रकार की समस्या जो मेरे से नहीं भी होता है तो मैं उसके लिए कोशिश करता हूँ। जी, कोई आया है आपके पास उम्मीद लगा के आया तो कम से कम आप नहीं कर पा रहे हो तो कोशिश तो करो। बिल्कुल। जिस तरह देखा जाता है कि आप लगे हुए पिछले 5 सालों से यूँ कहे कि वार्ड क्रमांक 27 में मेहनत कर रहे हैं, मजदूर डायरियों की बात की जाए या पेंशन फॉर्म की बात की जाए, अभी तक कुछ डाटा है आपके पास में, आंकड़े हैं कि आप इतने? बोले जी, मैं लगभग 800 के लगभग तो बुजुर्गों की पेंशन चालू करा चुका हूँ। गली गली घूम के बुजुर्गों से पूछता हूँ कि आपकी पेंशन चालू हुई है कि नहीं, आपकी मजदूर डायरी बनी है, या किसी प्रकार की उनको जो भी समस्या हो वो बताते हैं, फिर उस पर कोशिश करते हैं, उनका काम करते हैं। अभी मैंने 800 बुजुर्गों के खाते में तो पेंशन आने लगी है जी। और अभी कमलनाथ जी ने जब ये सरकार का सब ऐसा हुआ, उसके पहले कमलनाथ जी ने 37 लाख पेंशनर्स को राशन देने का जी भी बोला था। तो अब जिन लोगों की मैंने पेंशन चालू कराई है जी, उन लोगों को 5 किलो महीने का राशन भी मिल रहा है। क्या बात है। कहीं ना कहीं कृतित्व है आपका और आपकी जो मेहनत है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बता रही है। आप काफ़ी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। आखिर इस आत्मविश्वास की राज की यदि बात करना चाहें तो वो कौन सा राज है? बोले जी, मेरा आत्मविश्वास मेरी मेहनत है। मैं लोगों के बीच में गया हूँ। मैं अगर आपसे यहाँ पर झूठ बोल दूंगा तो लोग तो देख रहे हैं। बिल्कुल सही। जिसका काम किया है वो खुद बताएगा। मैंने
घर घर जाके लोगों का काम किया, यानी ये सब चीज़ें छुपती नहीं है। अगर मैं कुछ झूठ बोलूँगा वो भी सामने आएगा और जो सच बोलूँगा वो भी सामने आएगा। और लोग जानते हैं मैंने क्या मेहनत की है। मैं दिन भर मैंने जब पानी के टैंकर चालू करे तो जिस दिन मेरा ड्राइवर नहीं आता था तो मैं पूरे दिन 40 डिग्री 44 डिग्री टेम्परेचर रहता तब भी मैं दिन भर मैंने टैंकर चला, लेकिन टैंकर खड़ा नहीं रखा। और डेली का नियम था मेरा घर में। अभी भी इस बार लॉकडाउन के कारण हम लोग टैंकर चालू नहीं कर पाए। बाकी हम लोगों ने खुद के पर्सनल टैंकरों से हम लोगों ने निःशुल्क किसी से किसी प्रकार को चार्ज नहीं। वार्ड में एक फ़ोन पर अगर हमको किसी ने फ़ोन लगाया तो हम उसको फ़ोन लगा के उसके घर पे पानी डाल। जल वितरण का जो आपका कार्य कितने वर्षों से निरंतरता लिए हुए? इसको 4 वर्ष हो चुके हैं बोले। 4 वर्षों से हम निःशुल्क लगातार हमारा जल वितरण का प्रोग्राम ही हम कर ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। बिल्कुल। प्रतिदिन कितने घरों में पानी डलवाते? लगभग 150 से 200 घरों तक हमारा टैंकरों के माध्यम से पानी पहुँचता था। हमने वार्ड के 70% एरिया में पानी पहुँचाया। आखिर आपको ये सेवा का जो संस्कार मिला है कहाँ से मिला है? माता पिता की यदि बात करें तो क्या करते हैं? बाकी भाइयों की बात करें, परिवार कितना बड़ा है, किस तरह से आपको पारिवारिक रूप से आपके सेवा के कार्य में खास तौर से भले ही आपका लक्ष्य जो है राजनीतिक क्षेत्र में जाना है और कहीं ना कहीं अपने आप को एज ए कॉर्पोरेटर स्थापित करना है, लेकिन परिवार के बगैर मदद के मुझे लगता है कि इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी सेवा, सालों साल निरंतर सेवा संभव नहीं है। परिवार क्या करता है, किस तरह की मदद मिलती है आपको? मतलब जी परिवार के लोगों ने मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं जी। मैं जो भी करता था उन्होंने मेरा हर चीज़ में साथ दिया जी। मेरे सबसे अगर राजनीति में मुझे सबसे ज़्यादा अगर मैं यहाँ तक मैं जो कुछ कर पा रहा हूँ तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग मुझे मेरे बड़े भैया प्रमोद यादव जी, मुझे हमेशा उन्होंने हर चीज़ में सपोर्ट किया। मुझे जहाँ ज़रूरत लगी किसी प्रकार से उन्होंने मुझे बचपन से लेकर आज तक उन्होंने अगर मैं बचपन में भी मैं घर पे लेट आता था, मैं देर हो कभी सुंदरकांड में जाता था तो रात में पार्ट में हम लोग लेट हो जाते थे जी। तो भैया ही घर पे बोलता था कि नहीं ठीक है वो गलत नहीं करता है, अच्छी जगह जाता है, वो अच्छे काम में जाता है। खास बात ये भी देखी जाती है विनोद जी की जिस तरह से कई लोगों को जो है राजनीति विरासत के रूप में मिलती है और कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ते दिखाई देते। आपका क्या इस तरह का कोई पारिवारिक बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, क्या है, पिता क्या करते थे? मतलब जी पापा पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी हमारी। पापा ने एक पान की दुकान से हम लोगों को पाला पोसा पढ़ाया जी। जो कुछ पापा कर सकते थे जी उन्होंने हमारे लिए, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार जो अपने बच्चों के लिए कर सकता है उन्होंने हमारे लिए सब किया। उन्होंने कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी पापा ने। उन्होंने खुद ने कितनी भी तकलीफें उठाई लेकिन हम लोगों को बहुत अच्छा जीवन दिया। जो कुछ भी हम हमारे माता पिता के कारण ही। क्या बात है, यदि माता पिता और अपने बुजुर्गों का जो शख्स सम्मान करता है मुझे लगता है वो शख्स जो है यशवान कहलाता है कहीं ना कहीं। वो विनोद जी आपको पारमार्थिक कार्य करते हुए भी हमने देखा है, सुना है कि आप काफ़ी यूँ कहे कि स्वास्थ्य की दिशा में काम करते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं, वो निर्धन परिवारों निराश्रित परिवारों को लेकर काम करते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। खास तौर से मोतियाबिंद जैसे जो कि दिक्कत होती है बुज़ुर्गों में होती है उन्हें दूर करने के लिए आपने काफ़ी प्रयास किए। किस तरह के काम? मतलब जी हम लोग मेरे जन्मदिन के दिन और उसके अलावा भी हम लोगों ने स्वास्थ्य शिविर लगाए हमारे आसपास के एरियो में जी। जिसमें जो भी मोतियाबिंद हमने लगभग 135 के लगभग लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन हम लोग करा चुके हैं इन कैंपों के माध्यम से। और 4000 बुजुर्गों को हम लोगों ने अभी तक चश्मे बना के दिए नंबर के। क्या बात है। जिस तरह देखा जाता है कि ये पारमार्थिक कार्य और पारमार्थिक कार्य व्यक्ति को संस्कार से मिलते हैं, किधर से आपको संस्कार मिले? क्या वाकई माता पिता आपको ये सीख देते हैं कि विनोद इस तरह से काम करो? बोले जी हमारे माता पिता एक मध्यम वर्गीय परिवार से ही रहे हम लोग। माता पिता ने हमेशा हमें अच्छा काम, लोगों की मदद करने की ही शिक्षा दी है जी। जो हमसे हो सकता है हम लोग मदद करते हैं। मम्मी हमारी मम्मी का नाम है मनोरमा यादव। मम्मी बिल्कुल एक घर संभालती हैं। उन्होंने हम बचपन से एक अच्छे गृहिणी एक अच्छे संस्कार दिए हैं। पिताजी का नाम छोटे लाल जी यादव है जिनको लोग छोटे पहलवान के नाम से भी जानते हैं। कुश्ती से जुड़े रहे? पापा ने बहुत कुश्तियां लड़ी। पापा ने स्टेट लेवल पे भी खेले। पापा अच्छे उस टाइम में पापा बहुत अच्छे पहलवान होते थे, कुश्ती के खिलाड़ी होते थे। आपने कभी कोई खेल नहीं खेला? नहीं, मेरे को जिम का शौक है। पहले अखाड़े में व्यायाम करते थे, अखाड़े के बाद में फिर जिम जाना शुरू करा तो डेली जिम का 1-2 घंटे अपने आप को वर्कआउट करके ट्रीट फिट। उसके अलावा कोई शौक ही नहीं है। आपके अध्यात्म की बात करना चाहेंगे क्योंकि आपको देखकर ही लगता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत समय ईश्वर की पूजा पाठ में भी देते हैं। किस तरह की दिनचर्या होती है आपकी? मतलब जी मैं सुबह उठता हूँ, उसके बाद में मेरा डेली का नियम है मैं शिव जी को जल चढ़ाता हूँ, दूध चढ़ाता हूँ। डेली मेरा शिव चालीसा का पाठ करता हूँ, महामृत्युंजय के जाप डेली का नियम है। और उसके बाद फिर हमारे पास में हनुमान जी के मंदिर पर मैं डेली सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा मेरा नियम। और हम लोग
हर साल का नियम है मेरा, न्यू ईयर पे 1 जनवरी को हम सभी लोग, हमारे ग्रुप के जो भी मेरे बचपन के दोस्त हैं, हम सब लोग और हमारा पूरा ग्रुप, हम 40 से 50 लोग तिरुपति बालाजी 1 जनवरी को नया साल, हाँ नया साल हम लोग तिरुपति बालाजी में ही रहते हैं। हमको 13 साल हो गए हैं लगातार। 1 जनवरी यानी 1 जनवरी के दिन हमारा न्यू ईयर तिरुपति बालाजी के मंदिर में ही रहता है। आपके सामाजिक कार्यों की भी काफ़ी चर्चा होती है, चाहे बात हो धार्मिक क्षेत्र के कार्यों की भी बात करें तो कई बार देखा जाता है कि आपके गणेश उत्सव का भी चर्चाओं में रहते हैं, नवदुर्गा उत्सव आप मनाते हैं। इसके बाद में केंद्रीय साई समिति द्वारा जो प्रभात फेरी, काफ़ी खूबसूरत प्रभात फेरियाँ निकलती, उसमें काफ़ी जीवटता से आपको सक्रिय देखा जाता है। आखिर वो कौन सी सीख, वो कौन से संस्कार है जिसके चलते आप इस तरह के आयोजन जो कि हमारे सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे धर्म को आगे बढ़ाते हैं और कहने की आज की जो पीढ़ी है उनमें संस्कार भी भरते हैं, किस तरह आप जुड़े इससे? बोले जी, बचपन से जो माता पिता से सीखा, जो घर में जो देखते हैं, उन्हीं चीज़ों से हम लोग तब धार्मिक चीज़ों से जुड़ते चले गए। बहुत छोटा सा था जब से गणेश जी बिठाने का था, फिर धीरे धीरे करके सभी मोहल्ले के बच्चे लोग, सब दोस्त लोग मिलकर हम लोगों ने गणेश जी बिठाना शुरू करे। गणेश जी का प्रोग्राम धीरे धीरे करते हम लोग सब दोस्तों के, मित्रों के सहयोग से, परिवार के लोगों के सहयोग से आज हम लोगों ने गणेश जी के प्रोग्राम को इतने बड़े स्तर पर लेके आए। हम लोग बहुत बड़ी यात्रा निकलती है गणेश जी की, बहुत धूमधाम से हम लोग रोज डेली आरतियाँ होती है, भंडारे होते हैं। गणेश जी में 10 दिन तक निरंतर अथर्वशीष का जाप चलता है। क्या बात है। फिर नवरात्रि का प्रोग्राम, सब बच्चियों ने, हमारे आसपास की सभी बच्चियों ने बोला कि भैया हम लोगों को गरबे भी करना है, हम लोग बहुत दूर जाते हैं, घर के लोग, माता पिता बच्चियों को जाने नहीं देते हैं। बिल्कुल, आंखों के सामने गरबे कराना चाहते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने एक पारिवारिक गरबा शुरू करा जिसमें सिर्फ परिवार के लोग ही, बच्चे यहाँ मोहल्ले की बच्चियाँ गरबे करेंगे और उनका परिवार ही उस गरबे को देखेगा। हम लोग बाहर के लोग कोई आमंत्रित नहीं। हाँ, तो वो एक पारिवारिक वो गरबे का प्रोग्राम शुरू करा। फिर हमने उसी में हम एक दिन कन्या पात पूजन का प्रोग्राम रखते हैं कि जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी छोटी बच्चियां हैं, उन लोगों के पैर धुला के उनका पूजन किया जाए, उनकी आरती हम जो माता जी की आरती होती है तो वो आरती हम उन बच्चियों की उतारते हैं। क्या बात। फिर उन बच्चियों को भोजन कराते हैं। उसके बाद फिर हमारा एक जो हर साल 4 वर्ष हो गए केंद्रीय साई सेवा समिति जी, जो सुरेंद्र पाठक जी की समिति है, उस समिति से उन लोगों ने प्रभात फेरी निकालने के लिए हम लोग को बोला। फिर आज 5 वर्ष से हम उस प्रभात फेरी को भी निकाल रहे हैं। क्या बात है। काफ़ी काम आपके देखे जाते हैं। यूँ कहे कि जिस तरह से आप सक्रिय सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आपका खुद का अध्यात्म इतना तगड़ा है, आप इतना अध्यात्म करते हैं कि उसके अध्यात्म की जो कहीं ना कहीं जो सकारात्मक एनर्जी है आपके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखी जाती है। आपके जीवन को कितना सार्थक मानते हैं जिस तरह से आप पिछले 4 सालों से, 5 सालों से अपने वार्ड के भीतर ही इतनी जनसेवा कर रहे हैं? किस तरह का आत्मविश्वास आपका बन रहा है? आपको ऐसा लगता है आपकी मंजिल वाकई दूर नहीं है, बहुत करीब है? मतलब जी, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा। मेरे से जो होता है, जो संभव हो पाता है बिना संसाधन के, मैं किसी पद में, किसी राजनीतिक पद पे, उस पद पे नहीं हूँ कि मैं किसी की डायरेक्ट कुछ प्रकार से मदद कर पाऊँ, फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ और लगभग मैं सारे काम करा लेता हूँ। जी, हर युवा का एक गोल होता है। आपकी उम्र भी महज 32 साल है अभी। अब आपका लक्ष्य तो तय है, वैसे लेकिन बावजूद इसके आपके गोल की भी चर्चा करना चाहेंगे कि चुनाव लड़कर आप कैसा एक आदर्श वार्ड स्थापित करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि वार्ड में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो एक पार्षद के काम होते हैं जी, जो छोटे छोटे समस्याएं, उनके लिए लोग क्यों पार्षद के यहाँ पर भटकते हैं, क्यों झोन के चक्कर काटते हैं, क्यों पार्षद के कार्यालय पे जाना पड़ता है। जब पार्षद चुनाव लड़ता है तो गली गली घूमता है, लोगों हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है, लेकिन उसके बाद जब लोगों की समस्या होती है तो लोग उसके पाँव पड़ते हैं, उसके घर के चक्कर काटते हैं। तो ऐसा क्यों? हम लोग एक अभियान चलाएंगे कि आप कम से कम महीने में 15 दिन में आपका पार्षद क्यों ना आपके घर आए, आपके पास आके आपकी समस्या को जाने। तो मैं सबसे पहला मेरा यही एक उद्देश्य रहेगा। हम लोग एक वार्ड का हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे कि आपकी कोई भी समस्या हो तो आप सिर्फ उस फ़ोन पे बोलें और आपकी उस समस्या को हम जब वो समस्या खत्म हो तो फ़ोन लगा हम पूछे भी आपसे बिल्कुल कि आपकी वो समस्या खत्म हुई या नहीं हुई है। बिल्कुल। जिस तरह देखा जाता है कि इंदौर शहर की बात की जाए और इंदौर शहर में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 की यदि बात होती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहलाता है। आपका वार्ड क्रमांक 27 जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्य गढ़ के रूप में पहचाना जाता है। ऐसी स्थिति में, इतनी प्रतिकूल स्थिति में आप कांग्रेस का झंडा लगातार बुलंद किए हुए, आखिर इतना जज्बा, कांग्रेस के प्रति इतना समर्पण कहाँ से आया है, कैसे आया है? पार्टी की विचारधारा से आप कितना प्रभावित है? वो कौन से नेता है जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं? मतलब जी, कांग्रेस से जुड़ने का मेरा सबसे मेन कारण है, कांग्रेस सभी को लेकर चलती है जी। कांग्रेस किसी को जाति धर्म के नाम पे लड़ाती नहीं है। कांग्रेस सर्वधर्म सम्मान, सर्वसम्भाव वाली पार्टी है। कांग्रेस मध्यम वर्गीय परिवार हो, गरीब हो, सभी के लिए सोचती है जी। और रही बात गढ़ की, तो गढ़ किसी का नहीं होता। ओके। आज कांग्रेस के
ये कांग्रेस की सीट हुआ करती थी, इंटक की सीट हुआ करती थी, इतने सालों से यहाँ कांग्रेस ही जीती है। जी। जब कांग्रेस के लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो कांग्रेस निरंतर कमजोर होती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत से सब कुछ हो सकता है। जो यहाँ के जो नेता जो यहाँ से राष्ट्रीय लेवल तक पहुँचे तो वो भी अपनी मेहनत से पहुँचे। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम भी आगे आ सकते हैं। क्या सकारात्मक विचार है विनोद जी आपके कि आपने कहीं ना कहीं बगैर नाम लिए एक बहुत बड़ी बात बोली कि कैलाश विजयवर्गीय जो यहाँ के स्थानीय नेता है, गृह क्षेत्र है उनका, और वो अपनी मेहनत के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे। विनोद जी, आप लगातार वार्ड में सक्रिय रहे और कहीं ना कहीं यूँ कहे कि पिछले दिनों की बात की जाए, पिछले 6 माह की बात की जाए तो कोविड काल का दौर कहलाता है। आप जैसे युवाओं को, आप जैसे ऊर्जावान व्यक्तित्व को, जो जन सेवा को ही अपना लक्ष्य मानकर आगे बढ़ रहे इन दिनों, उन्हें एक मौका मिला था लोगों के लिए काम करने का। कितना सफल मानते अपना मनुष्य जीवन जब आपने इस 6 महीने तक लोगों की सेवा की? हम जानना चाहेंगे किस तरह की सेवा की, किस तरह काम किया आपने लॉकडाउन के दौरान। मूल्य जी, जब से अनलॉक लगा जी, ये लॉकडाउन हुआ जी, लॉकडाउन के समय सबसे पहले तो हमारे वार्ड के मास्टर कर्मी जो कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के हैं, ड्रेनेज के हैं, इन कर्मचारियों को उस समय ना तो नगर निगम ने कोई पीपी किट दी थी, ना उन लोगों को कोई मास्क, ना कोई सैनिटाइजर, उनको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई थी। जो हम लोगों के लिए लड़ते हैं तो हमारे कोरोना वॉरियर्स तो वही लोग थे। बिल्कुल सही कहा, असल जमीन पर जो लड़ते थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने उन्हीं कर्मचारियों को, सभी को बुला कर सभी कर्मचारियों को हम लोगों ने मास्क, सैनिटाइजर दिए और उनको हमने बोला कि आपको जब भी ज़रूरत हो आप लोग यहाँ पर आएँ, हम लोग आपको इसको उपलब्ध कराएंगे जी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे हमने देखा कि मध्यम वर्गीय परिवार, काम धंधे नहीं थे, लोगों के घर में खाने को नहीं था, लोग बहुत परेशान होने लग गए। बिल्कुल सही कहा। तो फिर हम लोगों ने राशन बांटना शुरू किया। हमने आटा, दाल, चावल, तेल, नमक, शक्कर, पूरे हम लोगों ने ऐसे पूरे राशन के पैकेट बनवाए। तो फिर हम लोगों ने राशन बांटना शुरू किया। फिर हम लोगों ने पूरे वार्ड में हेल्पलाइन नंबर जारी किया। क्या बात। उस कोई भी व्यक्ति हमको फ़ोन लगाए, वो वार्ड में हो, आसपास का हो, कहीं भी हो, हम लोगों ने फिर वार्ड तो एक अलग चीज़ है, कोई भी ज़रूरतमंद हो, जिसने भी हमको फ़ोन लगा, हमने सबकी मदद की। हमने किसी सेवा का जज्बा आपके भीतर भर गया। हमने किसी व्यक्ति को ना नहीं बोला। हम लोगों ने एक फ़ोन पे लोगों ने हमको व्हाट्सएप पे मैसेज किए, टेक्स्ट मैसेज किए, फ़ोन लगाया, जो भी हम लोगों से बना हम लोगों ने पूरे लॉकडाउन में, है ना, जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ जब तक हम लोगों ने लोगों की मदद की। कितने लोगों की मदद कर पाए? जी, हम लोगों ने 3500 परिवारों तक राशन पहुँचाया। हमारे वार्ड के अलावा हम लोगों ने पास का वार्ड हो, रामनगर हो, मेघदूत नगर हो, भमोरी हो, संजय गांधी नगर हो, पास में जनता क्वार्टर हो, यहाँ गौरी नगर हो, कुलकर्णी का भट्टा है, हम लोगों ने लगभग किसी व्यक्ति को ना नहीं बोला। हमसे जितने संभव हुआ हमने हर व्यक्ति की मदद की। और कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण भी ये कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करेगा, जो व्यक्ति मेहनत करेगा, जो व्यक्ति प्रयास करेगा, वो अपने मुकाम पर जरूर पहुँचेगा। विनोद जी, आपने द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट में हिस्सा लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।